सागर्स के फाउंडर मेंबर श्री मनोहर लाल चौरसिया जी मंच पर आ जाइए। तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहेंगे। बिल्डर एवं डेवलपर के साथ एक अच्छे व्यवसायी भी हैं आप, और साथ ही कल्पधाम के बारे में हम सब जानते हैं कितना विकास हुआ है। कल्पधाम के तहत कोशिशें की जा रही हैं कि विकसित हो सके और ज़्यादा शहर। सागर के विकास के बारे में भी हम बात करेंगे इनसे। कई भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, इसीलिए हम बात कर रहे थे कि कारोबारी कई दिशा भटक गए थे कोरोना काल के दौरान। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल के दौरान क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले उनके बारे में एक ऑडियो विजुअल आपको दिखाते हैं, प्लीज़। कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का नाम मध्य प्रदेश की अग्रणी व्यावसायिक संस्थाओं में शुमार है। कल्पधाम की टीम व्यावसायिक कौशल और दक्षता से कई लोगों के सपनों को साकार कर रही है। ये कंपनी मध्य भारत के भोपाल, रायसेन, जबलपुर, सागर जैसे कई शहरों में भूमि विकास, कॉलोनी निर्माण, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। टाउन एंड कंट्री के नियमों के तहत स्वीकृत इन कॉलोनियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण पर भी विशेष जोर दिया जाता है। आज कल्पधाम प्रदेश की कायाकल्प करने को तैयार है, क्योंकि इनके पास मनोहर लाल जैसे दार्शनिक और संरक्षक, रमेश जैसे तकनीकी में दक्ष मार्गदर्शक, पुरुषोत्तम जैसे प्रतिभाशाली कार्यकुशल प्रबंधक और अंकुर जैसे ऊर्जावान युवा की फौज है। इन सभी के प्रयासों ने कुछ ही सालों में इस प्रदेश के रियल एस्टेट को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। कल्पधाम की ये टीम लोगों की कल्पनाओं के पार जाकर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैनेजर सेल्स DMP सीचू के हेड आनंद जैन जी मंच पर आइए, सम्मानित करें, क्योंकि सागर शहर कर प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। बुके देकर उनका आप सम्मान करें, बहुत ज़रूरी भी है ऐसे वक्त में, क्योंकि जब कई कारोबारी दिशा भटक गए थे तब नई राह, नए आयाम इनके द्वारा रचे गए हैं। विकास में कई भूमिकाएं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं इनके द्वारा निभाई गई हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी। और जिस तरीके से आपने लगातार क्षेत्र में काम किया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है और निरंतर ऐसा ही काम और होना चाहिए, और आप उस दिशा में लगातार कार्य भी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बधाई आपको कि सागर शहर के बारे में आपने इतना सोचा, और नए नए सपने होते हैं, सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं, लेकिन एक व्यवसाय के तौर पर आप अपने आप को स्थापित करते हैं और फिर समाज को उतना ही देते हैं जितना आपने उनसे लिया है। एक व्यवसायी के तौर पर सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, सरल और साधारण रहते हुए इतना काम कैसे ये शुरुआत हुई, क्या इसका सफ़र रहा है अभी तक? सर, थोड़ा सा माइक ज़रूर पास करिए आप। कल्पधाम मेरी आत्मा है, मेरे परिवार की आत्मा है। परिवार में दो छोटे भाई बैठे हैं, रमेश और पुरुषोत्तम। इन लोगों ने चालू किया था काम, और शून्य से चालू किया था। कुछ सालों करने के बाद फिर ये फर्म के रूप में रजिस्टर करके काम किया। आज ही फर्म की वर्षगांठ भी है, 6वीं वर्षगांठ। आज 5 सितंबर को 6 साल हमारी फर्म को पूरे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। धन्यवाद। 6 साल में फर्म ने 5 कॉलोनियाँ कंप्लीट करके हैंडओवर की हैं नगर निगम को। ये बड़ी उपलब्धि है, मैं अपने आप में मानता हूँ, मुझे खुद लगता है। और 5 कॉलोनियाँ भी हमारी रेरा में पेंडिंग हैं, मतलब बाकी काम उनमें चल रहा है, केवल रेरा के कारण उनमें बिक्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि रेरा का काम कहीं भी नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि केवल मेरे ही संदर्भ में है ये बात। पूरे MP में वो काम बंद था, और लगभग 7 कॉलोनियों पे हम लोगों का और काम चल रहा है। ये तो हमारा ये फंक्शन है
जो भाई लोगों ने आगे बढ़ाया, शून्य से आगे बढ़ाया और आज इतना बड़ा काम हुआ। हेल्थ केयर में भी भाई लोग आगे आए हैं। ई क्लिनिक, जिसको टेलीमेडिसिन के कॉन्सेप्ट पे जो काम करता है, हमारी 20 ई क्लिनिक काम कर रही हैं। और उसमें जो जब कोरोना काल में जो मुख्य समस्या लोगों को आने जाने की हुई थी, सभी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे और लोग जो बड़े शहरों में इलाज मोहताज हो गए थे इलाज के लिए जाने को, क्योंकि वो कोरोना का ही इलाज होता था। कोरोना के कारण डॉक्टर अटेंड भी नहीं करते थे। कोविड के कारण लोगों ने, बड़े डॉक्टर्स ने, जो एंडोक्रोमोनोलॉजिस्ट हैं या अन्य कोई ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी आजकल की जो अपनी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं, उन लोगों ने मरीजों को देखना बंद कर दिया था। तो ये टेलीमेडिसिन उस समय हम लोगों ने लॉन्च की। तो उसकी 20 क्लिनिक हमारी चल रही हैं, 2 उसके मोबाइल वैन चल रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे अपना नेटवर्क होता है, इंटरनेट का पूरा कनेक्शन प्रॉपर होता है, वहाँ के लोगों को बड़े शहरों के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उन्हीं की प्रिस्क्रिप्शन से उनको इलाज। बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही बड़े कठिन काम हैं। एक तो घर बनाना और फिर किस तरीके से आपने जो बीमार हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक दवाई पहुंचाना या उनके लिए कार्य करना, ये बहुत दोनों कठिन काम होते हैं। और तीसरा एक और कठिन काम होता है, वो होता है कविता लिखना, साहित्य को समझना, साहित्य को जानना। लेकिन इस कठिन काम को जिन्होंने आसान बनाया है वो हैं ईश्वर दयाल गोस्वामी जी। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, साहित्यकार हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर आएँ और जिस तरीके से उन्होंने कठिनाइयों को आसान बनाया है, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ईश्वर दयाल जी मंच पर आएँ और इस चर्चा का हिस्सा बने। आप सादर आमंत्रित हैं, मंच पर आइए। हम बहुत स्वागत करते हैं आपका, क्योंकि जिन कठिनाइयों को हमने देखा अभी, जैसा लगातार इस चर्चा में हम देख रहे हैं, बिल्डिंग बनाना भी उतना कठिन है, और मैं ये भी समझता हूँ कि साहित्य को पढ़ना, जानना और कविता बनाना भी उतना कठिन होता है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो कविता लिखना और साहित्य की रुचि बहुत कम लोगों में आती है, और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान की देन होती है। तो क्या आपको भी भगवान की दया से इतना अच्छा साहित्य जानने का मौका मिला, कविता कहने का मौका मिला? हाँ, ये इसमें पूरी बात तो भगवान की ही है। यद्यपि ये गॉड गिफ्टेड आर्ट है, परंतु प्रेरणा तो हमें मिलती है। मेरे एक मित्र हैं आशीष चौबे, मुझसे छोटे हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे वो, तो उनसे प्रेरणा, वो लिखते थे, मैं भी लिखता था, तो ये प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से मिलती है। अभी मेरे मित्र बैठे हुए थे, डॉक्टर अनिल तिवारी, बचपन के साथी हम लोग एक ही डेस्क पर बैठा करते थे, एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, बल्कि मैं उनके घर में ही रहा करता था। और वो एक साइकिल थी हम लोगों के पास में, मैं साइकिल चलाना नहीं जानता था, तो मुझे वो ढोकर लाते थे स्कूल, तो मैं भी पढ़ता था, वो भी पढ़ते थे, एक ही साइकिल से आते थे हम लोग। वो कभी थके नहीं साइकिल से, मैंने लंबे समय में बाद साइकिल चलाना सीखा। तो इसमें कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि परकाया प्रवेश करना पड़ता है। परकाया प्रवेश मतलब हम जिस पीड़ा को रेखांकित करना चाहते हैं, जिसकी पीड़ा समझना चाहते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। एक सूक्ष्म शरीर हमारा उसके शरीर में प्रवेश करता है, हम उसको जीते, उसकी पीड़ा को जीते हैं। भले हो सकता है कि हम किसी बड़े स्टैंडर्ड वाले आदमी क्यों ना हो और हम किसी छोटे व्यक्ति की पीड़ा को अंकित करना चाहते हैं, तो वैसा बनना पड़ता है हमें। मजदूर की पीड़ा के लिए मजदूर ही होना पड़ेगा आपके लिए। तो ये वैसा होना पड़ता है। और कई बार तो आप नेगेटिव जो फील्ड है हमारा, जो नकारात्मकता है, जो कि अन्याय है, विद्रोह है, यदि हम उस पर कोई लेखनी करना चाहते हैं तो कुछ कुछ हमें वैसा होना भी पड़ता है, तब ये हम कर पाते हैं। ये बहुत सरल बात नहीं है, मतलब काव्य रचना। बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा ये बिल्कुल सरल नहीं, बहुत सुंदर है। क्योंकि ये जो कविता की उत्पत्ति हुई है उसको आप देखिए। जो संसार की पहली कविता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। संसार की पहली कविता, मा निषाद प्रतिष्ठामत्वम अगमहा शाश्वती समाह यति क्रौंच मिथुनादेकम अवधि है काम मोहितम। वाल्मीकि जी श्राप दे रहे हैं कि तूने मैथुन करते हुए क्रौंच पक्षी के में से एक जोड़े को मार डाला है, तुझे कहीं संसार में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तुझे कोई मानेगा नहीं, तुझे कोई मान्यता नहीं देगा। इस प्रकार से ये जो भाव से है, यहाँ से काव्य सृजन हुआ है, जिसमें 16-16 मात्राओं के या कि 8-8 वर्णों के 4 चरण हैं। यहाँ से छंद की
निष्पत्ति हुई है। तो अन्याय का जो हम विरोध करते हैं, अन्याय के प्रति जो प्रतिकार होता है, वही कविता को जन्म देता है। ये बहुत आवश्यक। बिल्कुल, और ये तो पुराणों में भी इसका जिक्र है। हम वेद पुराणों में जाते हैं तो जैसा आपने कहा कि दुर्बल जो होते हैं उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, पुराणों में भी लिखा है। आपने मात्रा का जिक्र यहाँ पर किया। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं क्योंकि जितनी कविताओं में मात्रा महत्वपूर्ण है उतना ही, क्योंकि चौरसिया जी महत्वपूर्ण समझते हैं चीज़ कितनी है उनके व्यवसाय में, लेकिन मैं उस चर्चा को साथ साथ चलाना चाहता हूं। और जिस तरीके से मात्राएं महत्वपूर्ण होती हैं, जब विकास की बात आती है तो आपका डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अपने ज़िले का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। तो उस विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं, विशेष तौर पर सागर की बात की जाए? सागर का विकास एकदम सुनिश्चित सोचता हूं मैं। हाँ। जैसा विकास पूरे एमपी का, अभी जो अपने मंत्री माननीय मंत्री महोदय रहे, बाद में तिवारी जी रहे, इन्होंने जो कहा, पोटेंसी बहुत है यहाँ विकास की क्षमता जिसको हम कहें, विकास की क्षमता है, लोगों में कार्य करने की भावना है, तो विकास सुनिश्चित है। बिल्कुल, मैं इसको सुनिश्चित ही शब्द से केवल कहना चाहूँगा। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग तो शून्य से चालू करने वाले हैं, शून्य से जिन्होंने चालू किया उनका ये स्थिति मैंने अभी आपके सामने बताई, तो बाकी लोग क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत क्षमतावान लोग हैं अपने शहर में। सागर का निश्चित विकास है। हम अपने ही जैसे कॉलोनियों के विषय में मैंने बताया कि हमारी अभी 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो हम लोगों की चर्चा में हैं, चर्चा में हैं या प्लानिंग में हैं। ये जो अभी रेरा में हैं, ये जैसे ही बाहर आएंगे ये चालू होंगे, तो काम बहुत है। लगभग 500 लोगों को हमारी फर्म 500 लोगों को इन सब कामों में, चाहे हेल्थ केयर को लेके है या आपका ये है हाउसिंग डेवलपमेंट, कॉलोनी डेवलपमेंट का काम, इन सब में लगा के लगभग 500 लोगों को रोजगार हमारा परिवार दे रहा है, नियमित रोजगार। बहुत अच्छी बात है ये तो। ईश्वर दयाल जी, आपसे सवाल, क्योंकि आप एक कुशल कवि के साथ एक शिक्षक भी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की। हाँ, ये आपके लिए भी और सभी पूरे मंच को, पूरे सदन को, आज हमारे द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है, और इसीलिए हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबके लिए मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और सवाल ये है कि क्योंकि मैं बार बार सेशन में बोल रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, शिक्षक के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं, कैसे उनको शिक्षित कर रहे हैं? हाँ, ये आपने प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण किया। अभी भी शिक्षा के प्रति कुछ जागृति गाँव में आई तो है, लेकिन वो बात गाँव में अभी नहीं है जो कि शहरों में है, नगरों में है। तो इसके लिए जो हमारा समर्पण है शिक्षा का, वो शिक्षकों का भी कम है और कुछ पालकों का भी कम है। एक सबसे बड़ी नई बात ये आती है, अपनी आप में देखा हो स्थानांतरण में, कि लोग गाँव से भागकर शहर आना चाहते हैं। हाँ। टीचर हैं, मतलब शिक्षक हैं वो, लेकिन वो गांव से शहर में पढ़ाना चाहते हैं, गांव से दूर भागना चाहते हैं। तो जब गांव में लोग जाएंगे ही नहीं, पढ़ाने ही नहीं जाएंगे, गांव में जहां 100-100, 50-50 विद्यार्थी हैं, वहां 2 या 2-2, 3-3 टीचर हैं, और बल्कि शहरों में जहां 10-10, 15-15 विद्यार्थी हैं, वहां पर 4-4, 5-5 शिक्षक पहुंच चुके हैं। अतिशेष शिक्षक यहां बहुत रहते हैं। ये तो गवर्नमेंट की बात हुई। ऐसे ही कुछ जो प्राइवेट स्कूल जो खुल जाते हैं, तो वो लूटते हैं एक तो लोगों के लिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात, गाँव में बच्चे अधिक फीस नहीं दे सकते, अधिक शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें तो हमें कोऑपरेट करके, हमें अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समर्पण करके, कोई त्याग करके ही उनको शिक्षा के स्तर पर लाना होगा। गांव में गरीबी बहुत अधिक। बिल्कुल, शिक्षा के क्वालिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। हाँ, क्वालिटी के लिए तो शिक्षा का यह है कि प्रतिभाशाली छात्र तो गाँव में अधिक पाए जाते हैं। हाँ। शहरों की बनस्पत, पर उन्हें वो वातावरण प्राप्त नहीं होता है। तो आज जो हमारी नई शिक्षा नीति जो बनी है, अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है, इसमें कुछ बात मुझे समझ में आती है, मैंने उसका अध्ययन किया है, कि यह शिक्षा नीति गांव के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वो शिक्षा इस प्रकार से दी जा रही है कि गांव में वो जीवन भी जी रहे हैं विद्यार्थी। अभी गांव का जीवन अलग है और शिक्षा अलग थी। अभी हम जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति पर या विभिन्न प्रकार की जो और शिक्षा पद्धति है, उन पर आधारित ये शिक्षा प्रणाली थी। तो गांव का जो विद्यार्थी है, वो स्कूल का वातावरण और गांव का वातावरण, अपने घर का वातावरण, इनमें काफ़ी एक बड़ा एक अंतर होता था।
और वो भी ये मतलब माइनर डिफरेंस नहीं होता, ये मेजर डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस होता है हाँ, बहुत। तो ये उसमें वो नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये गाँव में विकसित करेगी। पर हमें त्याग भी करना है। हमारे ख्याल से जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जैसे मैं भी हूँ, या जो गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, जो और गांव में जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा गांव की तरफ ध्यान दें कि नहीं हमें अपने गांव को विकसित करना है। जैसे एक नई बात अभी आई है कि संपत्ति कर जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए मुहैया कराया गया है कि ग्राम पंचायत अपने गांव के भीतर का संपत्ति कर रखेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो ग्राम पंचायतें काफ़ी मजबूत होंगी, आर्थिक संपन्न होंगी। और ग्राम पंचायत का आर्थिक संपन्न होना यानी उस गांव का आर्थिक संपन्न होना। तो यदि गांव आर्थिक संपन्न होते हैं तो ये फिर वो आर्थिक संपन्नता वहाँ के लोग विचार करके वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा व्यय अगर किया जाए, यानी कि गांव का विकास होगा तो शहर का होगा, इस तरह से प्रदेश का होगा और देश का विकास इसी के साथ हो जाएगा। आपके पास लौटेंगे मनोहर जी, आपसे सवाल है क्योंकि आप भी लगातार कार्य कर रहे हैं विकास के, कारोबारी, क्योंकि हम लगातार जिक्र करते हैं कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना काल के दौरान में रही है। परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है, मातृशक्ति, भाइयों से कैसा सहयोग मिल रहा है ये भी जानना चाहेंगे। हमारा काम ही भाइयों ने चालू किया था। अच्छा। जो सामने बैठे हुए हैं, और इनके लिए शुरुआत में इनकी भाभियों ने सहयोग किया था। एक्चुअली बहुत अधिक कोई पूंजी या ऐसी नहीं थी उस समय। अच्छा। उपलब्धता तो जो भाभियों के संसाधन होते हैं, स्त्री धन होता है उनका, उससे इन लोगों ने काम चालू किया। इस काम को फिर इनकी मेहनत काम आ गई। वो मेहनत आई, कुछ इनका जो स्किल था, जो इनका कौशल है काम का, वो काम आया। हमारा एक मंझला भाई रमेश चूंकि इंजीनियर था तो उसका इन मामलों में महारत थी, तो ये काम तेजी से आगे बढ़ चला। और फिर इसके बाद मैंने चूंकि जब मैंने नौकरी छोड़ी, मैं पहले सरकारी सर्विस में था, उस कारण से मैं इस काम में पूरी भागीदारी नहीं कर पाता था तकनीकी दिक्कतों के कारण से। तो मैंने नौकरी छोड़ी और मैं इनमें शामिल हुआ हूँ। अभी मैंने इसको सामाजिक सरोकार के साइड में ले जाना ज़्यादा अपने आप में मैंने उचित, या मैंने अपनी कोशिश की है। जैसे मैंने एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी चालू की, इन्हीं लोगों के सहयोग से की, क्योंकि मेरे पास तो उसको चालू करने के लिए कुछ नहीं था। और एक NGO अपना चालू किया जो लोगों को प्रशिक्षण करेगा गांव-गांव में, जैसे छोटे मोटे धंधे, राजमिस्त्री, लेबर या लोग पल्ले वो काम कर लेते हैं, माने उसका जो मजदूरी का काम कर लेते मगर राजमिस्त्री का काम नहीं कर पाते। तो ये हमारे NGO के तहत हमारी संस्था करेगी। वृक्षारोपण का तो बड़े पैमाने पे चालू किया गया। इनके जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब में हम ही वृक्षारोपण करते हैं। बहुत अच्छी बात। और वो अब जैसे नया सघन वन के रूप में एक पार्क को लिया गया। हर एक कॉलोनी में 3 पार्क 2 पार्क उसकी क्षेत्रफल के हिसाब से अनिवार्य होते हैं। उसको हमने एक पार्क को वन के रूप में विकसित किया कि उसमें डेंस एकदम घना बनाएंगे उनको। ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी इससे चालू किया है। जब घनत्व की बात ये आती है, बातें मतलब अपन ने जोड़ी हैं आके। ये नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि जोड़ना और घटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जीवन में भी। जैसे आपने चीज़ों को जोड़ा और फिर नए नए तरीके से अपने प्रोजेक्ट स्थापित किए, उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं कितनी अच्छी है। ऐसे ही शब्दों का बड़ा घना जाल है, जैसा इन्होंने अभी घना होने के बात की, घनत्व की बात की, तो शब्द भी बड़े घने होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, कहाँ किसे जोड़ना है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी जो रचनाएं होती हैं वो बड़ी रचनात्मक होनी चाहिए। तो आप इतने व्यस्त समय में ईश्वर जी कैसे समय निकालते हैं? और कविता से खासा प्रेम रहा होगा तभी इस तरीके से आप समय निकालते हैं। मेरा बचपन ही कविता में बीता है। मैं जब 3 साल का था तो मेरी माँ मुझे गोद में बिठालती थी और रामचरितमानस रखती थी। तो बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो ये बा अक्षर जो है वो मैंने सबसे पहले सीखा है। वो स्लेट पेंसिल भी रखती थी, उसको लिखकर भी सिखाती थी, उसका उच्चारण बताती थी। तो रामचरितमानस से बचपन से मेरी शिक्षा तो हुई। तो मेरे बचपन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये कविता है तो इस तरीके से कविता मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और वो कभी समय आया, वो बात सुनी तो रामचरितमानस मेरी मतलब
जीवन शैली में समाया हुआ है। बहुत कुछ तो रामचरितमानस जैसा जीवन मैंने बना भी रखा है। राम हमारे आइकॉन हैं। राम की तरह जीवन हमें जीना है। और राम की तरह जीवन जीने में ही हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीना हमें राम की तरह पड़ेगा। तो ये सहज मेरे लिए हो गया काव्य रचना, कोई उतना कठिन बात नहीं। प्रमुख रचना भी जानना चाहूंगा क्योंकि विचार इतने खूबसूरत हैं। हाँ। क्योंकि आपको अगर अपने अंदर अगर आप राम लेकर आएंगे तो आप कृष्ण को भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नई बात नहीं है, ये वास्तविक बात यही है। क्योंकि कृष्ण जो है वो मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात करते हैं। हाँ। मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए? तो मृत्यु महोत्सव तभी बनेगी जब जीवन उत्सव बनेगा। हाँ। और जीवन उत्सव कैसे बनेगा ये हमें राम ने सिखाया है, राम ने बताया है। तो राम पर ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में 9वें स्कंद में राम को शामिल किया गया और राम के उत्तर चरित्र को, राम के मध्यम चरित्र को, राम के प्रारंभिक चरित्र को पूरा सुनाया गया है। यद्यपि वह भागवत कथा नहीं है, हाँ। पर उसमें रखा गया। बिल्कुल। तो ये बताया गया है परीक्षित जी को। सुखदेव जी बताते हैं कि यदि आप राम को नहीं समझेंगे तो भगवत्ता को आप प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें जीना जैसा है तो जिए तो हम राम की तरह, और प्राप्त हमें कृष्ण होने वाले ही हैं। ये भी तय है, ये कोई बात नहीं। यदि आपका जीवन उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव बनेगी ही। प्रमुख रचना जरूर। हाँ ठीक है, मैं एक रचना जो आप लोगों के लिए है रची है, ये गजल सुनिए, कुछ शेर मैं सुनाता हूं। कि दिल ये पहले से सजा रखा है, आप सब लोगों के लिए। कि दिल ये पहले से सजा रखा है, आपको घर जो बुला रखा है। और आप कैसे आएंगे ये देखिए। कि वो तो आएंगे हवा की मानिंद, वो तो आएंगे हवा की मानिंद, इसलिए द्वार खुला रखा है। और देखिए आप कि खिड़कियां साफ नहीं हैं लेकिन, खिड़कियां साफ नहीं हैं लेकिन, साफ शीशे को लगा रखा है। और देखिए कैसा स्वागत। कि फर्श पर धूल बहुत है फिर भी, फर्श पर धूल बहुत है फिर भी, उस पे कालीन बिछा रखा है। मैं दिल ये पहले से सजा रखा है। और एक शेर और सुनिए। हाँ। कि मेज जो साफ नहीं है उस पर, मेज जो साफ नहीं है उस पर, साफ कपड़े को चढ़ा रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और गजल में क्या एक शेर हो जाता है तो उसमें पूरी गजल मुकम्मल हो जाती है। हाँ। अगर एक भी शेर हो गया है तो ये माना जाता है कि वो गजल पूरी हो गई। देखिए अब शेर जो हुआ है। कि कुछ बचा ही नहीं सका अब तक, कुछ बचा ही नहीं सका अब तक, इसलिए वक्त बचा रखा है। ये वक्त को बचाने की जो तकनीक आपने बताई है बहुत खूबसूरत बताई, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जो आपने गजल सुनाई है वो चौरसिया जी बगल में बैठे हुए हैं, उन पर बड़ी सटीक बैठती है। घर कैसा बनाना है, खिड़की में कांच कहाँ लगाना है, दरवाजा कैसा होना चाहिए, ये सब आपने बताने की कोशिश की। चौरसिया जी मुझे बड़ी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी ये गजल। बहुत पसंद आई और प्रेरणादायी। इसी तरीके से आप रेसिडेंशियल ब्लॉक्स बना रहे हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, रेसिडेंशियल ब्लॉक्स इसी से बना रहे हैं। मतलब उनके भीतर एक जो कहना चाहिए हम लोग अपने भाव के साथ, हाँ, कल्चर का जो भाव है, हाँ। वो देने का की हमारी विशेषता हम मानते हैं। कि हमारी कोशिश ये होती है कि
जो हमारे देश को कहा जाता है बहुलवादी संस्कृति, हाँ हाँ, हम चाहते हैं हमारी कॉलोनी भी एक बहुलवादी हो। ऐसा ना हो कि एक विशेष समाज के या विशेष रिश्तों वाले ही लोग उसमें जाके बसें। ये मेरी अपनी इच्छा है कि उसमें बहुलवादी संस्कृति हो। बिल्कुल। ईश्वर जी, आप क्योंकि रहली विधानसभा से हैं और मंत्री गोपाल भार्गव की किस तरह से सक्रियता उस क्षेत्र में, कैसे विकास हो रहा है, इस पर जरा प्रकाश डालें। हाँ, ये आपने मेरे मतलब मन की अतल गहराइयों को स्पर्श करने वाला प्रश्न किया है। यद्यपि ये आसान नहीं है हम किसी दूसरे के मन की गहराइयों को छू सकें, पर यह प्रयास आपका सराहनीय है। भार्गव जी के बारे में जो आपने पूछा, तो भार्गव जी अपनी विधानसभा क्षेत्र के एज ए गार्जियन वो हैं। तो पूरी विधानसभा क्षेत्र एक प्रकार से उनकी संतान है और वो पालक की तरह से पूरी विधानसभा क्षेत्र से अपना व्यवहार कर रहे हैं। वो पहले ही विधानसभा चुनाव से 1985 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव जीता था। उस समय मैं 13 साल का था, तब से ही मेरे संबंध हैं। तो अब 13 साल का बच्चा ना तो आपका वोटर होता है ना कुछ होता है, पर वही लाड़ वही प्यार 13 साल के बच्चे केवल ये क्वालिटी देखकर, प्रतिभा कि ये प्रतिभाशाली है, तो इसका हमें सहयोग, इसका भी सहयोग करना है और इसका सहयोग लेना भी है। दोनों बातें, क्योंकि हम अपने बच्चों का सहयोग भी करते हैं, बच्चों से हम काम भी लेते हैं। तो 13 साल की उम्र से मेरे भार्गव जी से संबंध है। अन्नू के भी हैं, अन्नू यानी अभी डॉक्टर अनिल तिवारी जो है, इनको भी जोड़ा। तो ये भार्गव जी का सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, उनका जीवन जो है वो कॉम्प्लेक्स से मुक्त है। दोनों प्रकार की कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो सहज और सरल व्यक्तित्व है। और एक और बात उनमें एक नई मैंने देखी है और कम राजनेताओं में होती है, दूसरे राजनेताओं को सीखना चाहिए। जैसे आप किसी काम के लिए जाते हैं, अगर वो काम होने लायक नहीं है तो वो उसको नहीं करेंगे, परंतु आपको निराश नहीं करेंगे। आप उनके मन में ये बात रहेगी कि ये काम अगर इसका नहीं हुआ है तो किसी जीवन के किसी और कोण पर कहीं ना कहीं इसकी हेल्प की जाए। तो वो पता लगा करके कि इसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं जो कि लीगल भी हो और इसकी बात भी बन जाए। तो ये बात जो होती है, और वो पता लगाते रहते हैं, वो टाइम भी अगर उसमें लग जाए तो उस व्यक्ति का काम करेंगे कि इसका हम ये काम नहीं कर पाए थे, जबकि वो करने लायक नहीं था। बिल्कुल। तो ये एक नई बात है, ये सामान्यतः नहीं होती, ये हमारे ख्याल से सीखें लोग। नहीं, ये होना भी चाहिए, क्योंकि तो भार्गव जी जो है वो बहुत परिश्रमी व्यक्ति है और आज भी इतनी आयु में करीब 70, मतलब नियर अबाउट 70 है। 69 पूरी कर चुके हैं वो जुलाई में, 1 जुलाई को। तो 70 ईयर रनिंग है। तो इतनी उम्र में भी वो लैपटॉप भी चलाते हैं, परिश्रम करते हैं, रात रात भर जागते हैं और लोगों के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहज और सरल सरलता है। आज किसी कारणवश वो शायद यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो यदि अन्नू आए हैं और मैं आया हूँ, तो आप गोपाल भार्गव को ही आया हुआ मन मानिए कि उनके 2 छोटे भाई आए हुए हैं, तो वो भी आने के बराबर। बहुत अच्छी बात है, जैसा अपनत्व का भाव होना चाहिए वो आपने दर्शाया, और ऐसा ही चौरसिया जी बता रहे हैं। क्योंकि जब एक घर बनता है तो उसमें भी अपनापन होना चाहिए। आपने जैसा खुद बताया कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट सागर की जनता को दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, क्योंकि जब आप घर को तैयार करते हैं, आपने एक इतनी बड़ी फर्म को खड़ा किया, बिल्डर के तौर पर काम किया, फाउंडर मेंबर रहे आप, उसके बाद आज की परिस्थितियां क्या आपको अलग लगती हैं? क्योंकि देखिए, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, राजस्व की कमियां हुई सरकारों को, आपके सामने भी आर्थिक संकट आया होगा। अभी कैसे देखते हैं आप उसे? ये सभी बिल्डर्स का सौभाग्य कहेंगे आप। एक्चुअली इसको बहुत अच्छे शब्दों में तो नहीं कहना चाहिए, परंतु हुआ ये है कि कोविड के कारण लोग अक्सर घनी बस्तियों से निकल के और बाहर मैदानी या मतलब जो शहर से बाहर बसाहटों में, कॉलोनियों में जाने को प्राथमिकता लोगों ने दी। इसलिए जो कॉलोनियाँ हम लोगों की पास हो चुकी थी, जो रेरा कंप्लीट थी, उनमें बिक्री बढ़ी। मतलब हम लोगों की डिमांड बढ़ी है उस दौरान, कोविड के दौरान। अब बाद में सेकेंड वेव में जरूर ये हुआ कि चूंकि रेरा में फंसा हुआ है काम, और वो भी किसी तकनीकी कारण से नहीं फंसा हुआ है, संयोग बस फंसा हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है। तो इस बार के वेब में वो बिक्रियां नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास बेचने लायक कुछ है नहीं। काम तो हम कर सकते हैं अपने प्लानिंग के हिसाब से, हम उसमें रोड बना सकते हैं, बिजली लगवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं, परंतु बिक्री नहीं कर सकते उसकी। तो वो अभी दिक्कत है। परंतु कोविड काल में या कोविड के कारण थोड़ा सा बूम था हमारे बिजनेस में, डिमांड बढ़ी थी पहले की अपेक्षा। और वो केवल उसका कारण यही था कि लोग वो घनी बस्तियों से
निकलना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये कोविड जो है भीड़ की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ एक घर में यदि एक 4 परिवार पहले एक ही मकान में रह रहे थे, भाई लोगों के परिवार, अब वो फिर अलग अलग मकान खोज के अलग अलग रहने में उनको ठीक लगा। बिल्कुल, ये समस्या भी आई, लेकिन इस समस्या का समाधान भी आपने किया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप निरंतर यूं ही काम करते रहें। एक आखिरी सवाल मेरा ईश्वर जी आपसे है, क्योंकि आपने कविता भी सुनाई, कविता के माध्यम से भी आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन कविता और साहित्य, इससे आज की पीढ़ी किस तरीके से जुड़े, उसे क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई आप संदेश ज़रूर दें इस मंच से। हाँ, इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारे साहित्य मनीषी हैं, तो आप जिस भाषा में भी साहित्य रचना करना चाहते हैं तो उसके कुछ खास साहित्य मनीषियों के जीवन को समझने का आप प्रयास कीजिए, उनकी रचनाओं को नहीं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आप निश्चित है कि आप रचनाकार बनेंगे। रचना पढ़कर रचनाकार नहीं बन सकते आप। जैसे आप गोस्वामी तुलसीदास जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आप गुरुदेव की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ें, और यदि आप और आगे जाना चाहते हैं तो T.S. इलियट हैं, रॉबर्ट होट्स हैं, टॉलस्टॉय हैं, विलियम शेक्सपियर हैं। तो जो भी साहित्य मनीषी हमारे हुए हैं, व्यास जी हैं, इन सब की पहले ऑटोबायोग्राफी जो है वो आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित है कि आपको साहित्य की ओर आपका रुझान होगा। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है उसके लिए। तो हमारे साहित्य मनीषियों का जीवन, उसको पढ़ने का आप प्रयास करें। बिल्कुल, आप दोनों ने विचार जो है बड़ी साफ गोई के साथ रखे, और ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप विचार रखते हैं तो वो आपका व्यक्तित्व बताते हैं। और आप दोनों ने किस तरीके से समाज के लिए काम किया है, आपने लोगों को सपनों का घर दिया है, तो आपने भी लोग क्या सोचते हैं सपने में, उसे अपने कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होकर ये बताया कि मध्य प्रदेश में और सागर में विकास किस तरीके से होना चाहिए, साहित्य की भी बात की, और हमने ये भी जाना कि घर कैसे तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप मंच पर रहें मेरे साथ। तो मनोहर लाल जी और साथ ही ईश्वर दयाल जी को हमने सुना, तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई। सागर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं मनोहर जी। मैं चाहूँगी कि राजीव त्रिपाठी, GMP स्टील स्टेट हेड, मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। मनोहर जी को, राजीव जी, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि विकास के कई आयाम इनके द्वारा लिखे गए हैं। सागर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, इसके साथ ही कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सागर के फाउंडर मेंबर भी हैं। सागर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है।